नमस्कार दोस्तों, आज है 29 मई 2025 और आज की द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहली और एकदम कहना चाहिए चौंकाने वाली न्यूज़ जो आई है वो असम की तरफ से आई है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम आर्म्स लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे इंडिजीनियस पीपुल्स को। अब यहाँ से एक बात सीधी सीधी निकल करके तो ये आ रही है कि लोगों को यदि हथियार थमा दिए जा रहे हैं, उनको लाइसेंस दे दिया जाता है, जैसा कि अमेरिका में होता है, कभी भी शूटिंग की खबर आ जाती है। यूपी बिहार जैसे राज्यों में थोड़ा सा भी लड़ाई दंगा होता है तो कोई भी बंदूक तान देता है। अमेरिका में आर्म्स को रखने के लिए सख्त से सख्त कानून लाने की डिमांड करी जाती है, लेकिन हमारे भारत जैसे शांतिप्रिय देशों में इस चीज़ को उल्टा किया जा रहा है। इसके पीछे ये है कि असम की जो बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में लग रही है और उससे जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, बोला जा रहा है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में लोग अपनी सेफ्टी खुद कर सकें। सरकार को लग रहा है शायद हम लोग से नहीं हो पा रहा है, तो एक काम करते हैं, इन्हीं लोगों को हम बंदूक थमा देते हैं, ये लोग खुद अपनी सेफ्टी कर लेंगे, सामने वाले को भी उड़ाओ और खुद भी उड़ जाओ। दूसरी बात यह है, इसको पार्टिकुलरली देखा जाए पॉलिटिक्स के साथ में जोड़ करके भी देखा जा सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अब यहाँ के लोग चुपचाप ये चीज़ तो देख नहीं सकते, बस बंदूक उठाना है और काम ख़त्म करना है। असम सरकार उन मूल निवासियों को आर्म्स लाइसेंस प्रोवाइड करेगी जो कि वल्नरेबल मतलब संवेदनशील और रिमोट एरिया में रह रहे हैं, विशेष रूप से उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं और जहां पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जनसंख्या को डिवाइड करने जैसा समझ में आता है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को बोला है कि ये डिसीजन इन लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए किया गया है। तो जाहिर सी बात है, हिंदू जहाँ पर जिन जिन ज़िलों में कम है, मुस्लिम ज़्यादा है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने की ज़्यादा संभावना है। यदि इनके पास में हथियार रहेगा तो शायद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है डर के मारे ना हो, लेकिन इससे कॉन्फ्लिक्ट कम नहीं होगा, बढ़ ज़रूर जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये डिसीजन राज्य की स्टेट कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है और इसमें शामिल हैं धुबरी, नागांव, मोरीगांव, बरपेटा, साउथ सालमारा और गोलपाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया जाएगा। मतलब असम के 35 ज़िलों में से 11 ज़िलों में मुस्लिम मेजॉरिटी है और फिर दिक्कत यहीं पर हो जाती है हिंदुओं के लिए, जिनमें से 4 ज़िले बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं और बांग्लादेश में आप जानते हैं मुस्लिम मेजॉरिटीज़ हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव डिसीजन है। कुछ क्षेत्रों में मूल निवासी लोग इनसिक्योर फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हिंदू की जगह में मूल निवासी बोला गया है, विशेष रूप से बांग्लादेश में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के बाद, जहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर के देखा जाए, हेमंत बिस्व शर्मा ने भारत के जो मूल निवासी हैं, जो कि आदिवासी होना चाहिए, उनको यहाँ पर हिंदुओं का दर्जा दे दिया है, हिंदुओं को मूल निवासी बोल दिया। तो जैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो अब हिंदुओं के पास कुछ नहीं रह जाता, बस बंदूक रहेगी और अपना हाथ और हथियार रहेगा। इस पृष्ठभूमि में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी लोगों को हम आर्म्स लाइसेंस देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी बोला है कि असम के लोगों की लंबे समय से ये डिमांड रही थी कि उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाए। कैबिनेट ने एक स्पेशल स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत असम के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मूल निवासी और भारतीय मूल निवासी नागरिकों को, मतलब इंडिजीनियस सिटीजन्स को, जो कि संवेदनशील और दूर दराज एरिया में रह रहे हैं, उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा शर्मा ने ये भी चीज़ क्लियर कर दिया है कि सरकार इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल पीपुल्स को लाइसेंस देगी। शर्त ये रहेगी कि वे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हों, मतलब बांग्लादेशी लोगों को हथियार नहीं दिया जाएगा, मूल निवासी समुदाय से संबंधित हों और जो कि संवेदनशील और दूर दराज क्षेत्र में रह रहे हैं।
सरकार हथियार खरीदने में मदद नहीं करेगी, सिर्फ लाइसेंस जारी करेगी। उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं सरकार क्या चाहती है। वहीं यदि हम थोड़े से इसकी योग्यता के बारे में यदि देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके चलते चलते बहुत सारे लोग बाहर भी हो सकते हैं। जैसे कि पुराने और नए की भी यदि हम तुलना कर लेते हैं, जैसे कि योग्यता की बात करें, जिसकी उम्र 21 साल हो गई है उसी को लाइसेंस दिया जाएगा। अब 20 साल का लड़का क्या इनसिक्योर फील नहीं करेगा, लड़की इनसिक्योर फील नहीं करेगी, तो 21 साल की जो एज लिमिट लिखे हैं वो यहाँ पर समझ में नहीं आता है। must not have been sentenced or on conviction of any offense involving violence or moral turpitude to imprisonment। तो बोला जा रहा है कि यदि आपने लड़ाई झगड़ा किए हैं, जेल में गए हैं, तो आपको लाइसेंस हम नहीं देने वाले हैं। आप लोग अपनी सेफ्टी खुद अपने हाथ में देखो। इसके अलावा बोल रहा है must not have been ordered to execute a bond for keeping peace और फॉर गुड बिहेवियर। ऐसा ना हो कि सरकार ने आपको बोली शांति बनाए रखो और आप बंदूक लेके घूम रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका दिमाग ठिकाने पर होना चाहिए, नहीं तो फिर पता नहीं आप कितने लोगों को मार डालोगे। दोस्तों, इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं पहले एडिटोरियल को, जो कि बात करता है पार्टिकुलरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, यहाँ पर ज़्यादातर हम जो एडिटोरियल देखते हैं वो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये आर्टिकल पार्टिकुलरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ पॉजिटिव कहना चाहिए बातों को यहाँ पर सामने रखता है। इसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में। बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो शुरू में तो हमको ऐसा लगता है कि पुरानी ही चीज़ को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके, थोड़ा सा डिटेल में करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन इसकी और भी सारी जो पॉजिटिव बातें हैं वो आगे निकल करके इस आर्टिकल में हमारे सामने आती हैं। जब से नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसके बाद बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या वो चीज़ प्रैक्टिकली यूटिलिटी है कि नहीं है, जो छात्रों को असली दुनिया में काम आएगी। कहने का मतलब ये है, नई एजुकेशन पॉलिसी हम लेकर के आए हैं, तो क्या हम बच्चों को ऐसे तैयार कर रहे हैं कि वो लोग स्कूल में ही कुछ सीख सकें और बाहर की दुनिया में जाकर के कमाई कर सकें। रोज़गार पैदा होगा कि नहीं होगा, रिसर्च ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इनोवेशन होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन बहुत उठे हैं। इसके अलावा ग्लोबल कंपटीशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा भारत और भारत के युवा, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, एजुकेशन पॉलिसी की जब भी हम बात करते हैं, तो एजुकेशन पॉलिसी मतलब हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, कैसे आगे के लिए तैयार करेंगे। सरकार ने लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आई है इस पॉलिसी के माध्यम से, और सरकार इसको स्टेप बाय स्टेप लागू कर रही है। इससे हम भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल देंगे। जैसे कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन किया जाएगा, एंड एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे इसमें उपाय किए जाते हैं। इस पॉलिसी में 3 प्रमुख टारगेट रखे गए हैं। ओरिजिनल एंड इंडिजिनियस रिसर्च को प्रोत्साहित करना, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, मल्टीपल करियर पैथ्स तैयार करना। ठीक है, छात्रों को बहुविकल्पी करियर प्रोवाइड करना, ऐसा ना हो कि एक ही चीज़ में बच्चे रुक जाएं, आगे उनका विकास ना हो पाए। एनईपी एक 4 साल का 4 ईयर फ्लेक्सिबल टीचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। जैसे आपने 2 साल की पढ़ाई कर ली है, तो आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा, इसको लेकर के आप कहीं पर भी नौकरी पा लीजिए। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को डिग्री की ज़रूरत है, तो 2 साल का तो वो हो ही गया है, 2 साल आप और पढ़ाई कर लीजिए, आपको डिग्री मिल जाएगी।
इस प्रकार से फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। इसमें छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान क्रेडेंशियल मतलब प्रमाण पत्र कमाएंगे। अगर किसी रीजनवश छात्र को बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ जाए तो वो बाद में वापस आकर के अपनी डिग्री पूरी कर लेगा। इससे ड्रॉप आउट कम होते हैं, छात्रों को डाइवर्स करियर ट्रेजेक्ट्रीज मिलते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और इंडस्ट्री इंटर्नशिप के जरिए छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाता है। इससे पहले एक गंभीर चिंता ये थी कि क्या भारतीय शिक्षा प्रणाली वास्तविक दुनिया की कंपटीशन देगी कि नहीं देगी, लेकिन आज के टाइम पीरियड में इंडस्ट्री के साथ में एजुकेशन को जोड़ दिया जा रहा है, हमारे कॉलेज को जोड़ दिया जा रहा है। मतलब इंडस्ट्री वाले कॉलेज को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ये समस्या है, फिर कॉलेज वाले स्टूडेंट लोगों को बोलते हैं ये समस्या, इसको सॉल्व करो। ऐसे करके स्टूडेंट भी कमाई कर सकते हैं, कॉलेज वाले भी कमाई कर सकते हैं और इंडस्ट्री भी कमाई करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जा रहा है कि कम से भी कम जो 167 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बोला जा रहा है, लगभग 167 यूनिवर्सिटीज़ 59 कॉलेज ने 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चालू किए हैं। 224 यूनिवर्सिटीज़ और 101 कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री प्रोग्राम चला रहे हैं। रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए चालू किया गया है। इसके अलावा एनईपी के अंतर्गत डिप्लोमा होल्डर्स और ऐसे स्टूडेंट जो डिग्री बीच में छोड़ दिए हैं ना, वे भी अप्रेंटिस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन डिग्री छोड़ने के 5 साल के भीतर। मतलब जैसे कि 2020 में आपका सेकंड ईयर चल रहा था, छोड़ दिया आपने, तो 2025 के अंदर में ही आपको आपकी डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। अप्रेंटिस की स्कीम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, लेकिन अप्रेंटिस की सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ, खास करके आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। अभी ऐसा हो गया है कि जो बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं ना, वो लोग भर्ती बहुत कम निकाल दी, जीरो समझ लीजिए, भर्ती बहुत कम निकाल रही हैं। पुराने जो वर्कर हैं उन्हीं से काम लिया जा रहा है। इसके अलावा ठेकेदारी में लोगों को रखा जा रहा है, ठेकेदारी में काम कराया जा रहा है। दूसरी चीज़, अब आईटीआई वाले लोग भी उनकी प्रोडक्शन में भागीदार बन जाते हैं। मतलब आप वहाँ पर सीखने के लिए नहीं जाते हैं, वहाँ पर आप काम करने के लिए जाते हैं, आपसे फुल काम लिया जाता है। ये चीज़ सच्चाई है। अब बी वालों और पॉलिटेक्निक वालों की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आईटीआई होल्डर्स हैं उनके लिए तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई है। अप्रेंटिस करने के लिए जब जाते हैं ना आप लोग, तो जैसे कि हम लोग जब अप्रेंटिस कर रहे थे ना, तो उस टाइम हमको 6,400 रुपये दिया जाता था, हर महीने मिलते थे। आज के टाइम पीरियड में तो इसको बढ़ा दिया जा रहा है। मतलब सही बात भी है, जब वास्तव में कंपनी काम ले रही है अप्रेंटिस करने वालों से, तो उनको पैसा भी देना चाहिए। अभी तक देखा जाए 197 यूनिवर्सिटीज़ और 93 कॉलेजों में ये चीज़ चल रही है। यूजी लेवल पर 3,07,584 स्टूडेंट, पीजी लेवल पर 58,834 छात्र स्टूडेंट इंटर्नशिप में अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 242 यूनिवर्सिटीज़ और 113 कॉलेजों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेल बनाए गए हैं ताकि छात्रों में इनोवेशन एंड रिसर्च स्किल्स डेवलप हो सके। एनएपी के प्रयासों के चलते चलते ही आप देखेंगे 11 भारत की यूनिवर्सिटी आज के टाइम पीरियड में टॉप 500 में शामिल हो पाई हैं। हालांकि ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात ये है कि 500 में हम शामिल हुए। यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही है, मतलब 163 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में देखा जाए, भारत ने 533 एंट्रीज़ के साथ 25% वृद्धि दर्ज करी है। इसके अलावा आईआईटीज़ और आईआईएम समेत 10 संस्थान वैश्विक टॉप 5 में भी आ चुके हैं। वहीं यदि हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे आंकड़े बताते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद भारत की जो रिसर्च कैपेसिटी है उसमें वृद्धि हुई है। जैसे कि जो पेटेंट्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 2021-22 में 7,000 पेटेंट्स, 22-23 में 19,000, मतलब 158% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत ने उछाल पाया है। 10 साल पहले हम 76वें नंबर में थे, अब पहुंच गए हैं 39, मतलब लाजवाब सुधार हुआ है। बहुत सारी पॉलिसीज़ और नीतियां सरकार लेकर के आ रही है, जैसे कि ANRF एक्ट, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आया, आइडिया लैब्स आई,
AICTE की योजना है स्पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन आया। स्पार्क ने भारत और 28 देशों के इंस्टीट्यूशन के बीच में जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा दिया है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांसिस में आ जाते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत इंडियन नॉलेज सिस्टम को स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक लागू करा जा रहा है, जैसे कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जैसी पहल ने ज़मीनी लेवल पर छात्रों में इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। 2017 से अब तक देखा जाए 13.9 लाख से अधिक छात्र इसमें भाग ले चुके हैं एंड आइडिया सबमिशंस में लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है। वहीं एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट तो एक मल्टी डायमेंशनल मुद्दा है, जो कि इंडस्ट्री की डिमांड, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कोविड घटनाओं से जैसे प्रभावित हुआ है। फिर भी राइटर का कहना है कि जो बेरोजगारी है वाकई में कम हुई है। किस हिसाब से कम हुई है अब ये तो राइटर ही जानते हैं और सरकार जानती है। 2004-05 से 2017-18 तक आप देखोगे ना तो शिक्षित युवाओं में रोजगार में गिरावट देखी गई थी। ठीक है, कब तक? 2000 आप ये समझ लीजिए कांग्रेस के कार्यकाल तक बात करी जा रही है कि गिरावट रही महिलाओं में खास करके। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है 18-19 के बाद रोजगार में कंटिन्यू हमको वृद्धि देखने को मिली है। 23-24 में देखा जाए पुरुषों में रोजगार की दर है 53.4%, महिलाओं में रोजगार की दर है 22%, मतलब टोटल देखा जाए तो 38.6% है रोजगार की दर। वहीं जब हम सब लोगों की बात करते हैं, ठीक है, कि सब लोगों में कैसा क्या रेट चल रहा है, तो वो हो जाता है 38.6%। सभी उम्र के लिए है 43%। महिलाओं का रोजगार 2017-18 के बाद बढ़कर के 30% हो गया है। गुड जॉब रेशो की बात यहाँ पर करी जाती है। नियमित नौकरियों में वृद्धि हो रही है। राइटर का कहना है कि पुरुषों में 17.2% से बढ़कर के ये 24% हो गया है नियमित नौकरियों में वृद्धि। कैजुअल लेबर में गिरावट आई, मतलब ठेकेदारी में जो काम करते हैं 7,000, 8,000, 200, 300 रुपये महीना, उस हिसाब से उन वर्करों में गिरावट आई है। महिलाओं में 30% से ये घट कर के 16% हो गया है। टोटली यदि देखा जाए 28% से घट करके 19% हो गया है। ये चीज़ बता रही है कि अब लोग असंगठित और कम वेतन वाली जॉब छोड़ करके फॉर्मल एंड सस्टेनेबल जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बदलाव प्रायोगिक, व्यवहारिक और कहना चाहिए इनोवेटिव एजुकेशन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अगला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है या फिर पैसों का जो लेन देन वाला सेक्टर है, उसमें रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं वो काफ़ी असंगत हैं। बॉन्ड मार्केट कमज़ोर है, रिटायरमेंट प्लानिंग महंगी है और शैडो बैंकिंग, मतलब जो गैर नियंत्रित उधार है, ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों से निपटना है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे आसान भाषा में। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं नॉमिनेशन की, मतलब आपके पैसे का वारिस कौन होगा। समस्या ये है कि बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में नॉमिनी के नियम अलग अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बैंक अकाउंट में सिर्फ एक व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों को। इससे कानूनी झगड़े होते हैं और फिर कंपनियां लड़ते लड़ते फ़ायदा उठा लेती हैं, लड़ते लड़ते लड़ने वाले चल बसते हैं। इसका हल है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए एक जैसे नियम बनाओ, ताकि लोगों को पता तो हो कि उनके पैसे का हकदार कौन रहेगा, एक जन की 10 जन। सेकंड नंबर में आ जाता है कमज़ोर कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट। इंडिया का जो कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट है वो काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है, मतलब कंपनियों को सस्ता लोन नहीं मिल पा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बॉन्ड्स के जरिए पैसे उधार लेना चाहिए, लेकिन भारत का बॉन्ड मार्केट छोटा है और सिस्टमेटिक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में कंपनियां बॉन्ड से आसानी से पैसा जुटा लेती हैं, लेकिन भारत में बैंक लोन पर ज़्यादा फोकस करता है। कंपनियां बैंक से ज़्यादा पैसा लेना चाहती हैं।
इससे इंटरेस्ट रेट हाई हो जा रही हैं। इसका हल ये है कि बॉन्ड मार्केट को हम मजबूत करें। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी एंड सेकेंडरी मार्केट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रिटायरमेंट की। हमारे देश में रिटायरमेंट के बाद पहले तो बहुत अच्छी व्यवस्था चलती थी, पुरानी पेंशन स्कीम। जब से वो ख़त्म हुई है तब से फ्यूचर ही ख़त्म हो गया है रिटायरमेंट के बाद का। भारत में रिटायरमेंट की बचत ज़्यादातर एन्युटीज़ के जरिए होती है। एन्युटीज़ के जरिए होती है। इसमें इंश्योरेंस कंपनियां 2% से ज़्यादा कमीशन खा रही हैं। मतलब अगर आप 3 साल तक 10,000 रुपये जमा करोगे ना महीने का, तो कमीशन की वजह से आपको 50 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान होगा। इसका हल है, सरकार जीरो कूपन बॉन्ड के जारी कर सकती है, जिसमें बीच का कमीशन नहीं कटेगा और लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आ जाता है शैडो बैंकिंग का। मतलब ये जो उधारी का लेन देन है हमारे देश का ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे? बहुत सारी जो NBFCs हैं, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ब्रोकर और लोन देने वाले लोग, इनको कोई रेगुलेट नहीं करता है। बिना रेगुलेशन के बैंक जैसा काम कर रहे हैं। जैसे कुछ ब्रोकर्स लोगों को मार्जिन फंडिंग के नाम पर 20% से ज़्यादा ब्याज पर लोन देते हैं, जिसका पता इन्वेस्टर्स को भी नहीं चलता है। हल इसका ये है कि यूरोप की तरह भारत को भी शैडो बैंकिंग पर डेटा जुटाने और सख्त नियम बनाने चाहिए। निष्कर्ष ये निकल जाता है शॉर्टकट में कि नॉमिनेशन के नियम हमें एक जैसे करना है, बॉन्ड मार्केट को गहरा और पारदर्शी बनाना है, रिटायरमेंट की प्लानिंग को और भी ज़्यादा सस्ता करना है, एंड शैडो बैंकिंग पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। UPSC के हिसाब से हमारे देश में जज का ट्रांसफ़र, जज की अपॉइंटमेंट, जैसे कोई वकील से जज बन रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जज को ट्रांसफ़र करना है, CGI बनाना है, जज बनाना है, तो ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से हमारे कोर्ट के ही हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हाथ में। जब भी हम बात करते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो CGI की नियुक्ति कैसे करके होगी? ये चीज़ कॉलेजियम के माध्यम से डिसाइड होती है। इसमें 5 लोग बैठते हैं, ठीक है। एक तो CGI रहेगा और 4 जो है सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं, और ध्यान रखा जाता है कि जो सीनियर व्यक्ति है उसी को ही जज बनाया जाए। ये लोग अपना नाम सजेशन सरकार को भेजते हैं, सरकार फिर छांटाबीनी करती है, फिर से वापस भेज देगी कि नहीं इनको नहीं बनाना, इनको बनाओ। लेकिन फिर से यदि दोबारा वही नाम भेज दिया कॉलेजियम ने, तो सरकार को सील साइन करना ही पड़ेगा। मतलब नाम मात्र की भूमिका है सरकार की। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश को तो सरकार चला ही रही है। यदि सुप्रीम कोर्ट का में भी सरकार का ही आदमी बैठ जाएगा, तो जाहिर सी बात है ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी। जैसा सरकार बोलेगी वैसे ही सुप्रीम कोर्ट करेगी, न्याय नहीं मिल पाएगा। अब जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। ये चीज़ें केवल जजमेंट के माध्यम से आई हैं। फर्स्ट जज केस 1981 का आया था, इसमें सरकार को प्राथमिकता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि CGI की सिफारिशों को सरकार कोजेंट रीजन से, ठोस कारण से मना भी कर सकती है। अब इसमें दिक्कत ये हो गई, न्यायपालिका पर एग्जीक्यूटिव का दबदबा बढ़ते जाता है। मतलब 12 साल तक जजों की नियुक्ति में सरकार की मुख्य भूमिका रही थी। अब आ जाता है सेकंड जज केस 1993 का। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि कंसल्टेशन का मतलब कनकरेंस है, सहमति से है। CGI अकेले नहीं डिसाइड करेगा, 2 सीनियर जज बैठेंगे, ये लोग फैसला करेंगे। इसको 3 सदस्यीय कॉलेजियम हम बोले थे कि CGI किसको बनाएंगे। मतलब जज को चुनेंगे, इसकी शुरुआत हो चुकी। सरकार की भूमिका यहाँ पर सीमित हो गई। इसके बाद फिर थर्ड जज केस आता है 1998 का। कॉलेजियम का विस्तार कर दिया जा रहा, 3 की जगह में 5 कर दिए। राष्ट्रपति के संदर्भ आर्टिकल 143 पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को 5 सदस्यीय बना दिया। मतलब एक CGI बैठता है और 4 सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं। हाई कोर्ट में
3 सदस्यीय कॉलेजियम है, मतलब CGI बैठता है और 2 ठो जज बैठते हैं। अब बात करें कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति 5 सदस्यीय कॉलेजियम मतलब 5 मेंबर बैठ कर के नाम बता देते हैं। सरकार बैकग्राउंड चेक करेगी, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा उसी नाम को भेज देगा तो सरकार की मजबूरी है, उसको मानना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि वहाँ का मुख्य न्यायाधीश बैठेगा और 2 ठो वरिष्ठ जज बैठते हैं, सीनियर जज बैठते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम और केंद्र सरकार इस पर विचार करता है, मतलब हाई कोर्ट का थोड़ा सा अलग है। वहीं ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो जजों के ट्रांसफ़र का फैसला भी कॉलेजियम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज एंड साइंस से जुड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि 2025 से 2029 तक 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग पार होने की जो आशंका है वो 70% पहुँच गई है। 70 नहीं, इसको तो आप 100% ही मान करके चल लीजिए। आज के टाइम में आप देखेंगे इतना ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है ना, इसका सीधा सीधा असर ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ़ के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, बर्फ़ पिघलना चालू हो चुकी है और इससे जो सी लेवल है वो राइज़ होना चालू कर दिया है। इससे क्या होगा, चक्रवात तो आएंगे ही, आइट साइड के जो सिटीज़ हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। 2023 और 2024 अब तक के सबसे ज़्यादा गर्म साल रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की मौसम एजेंसी WMO ने बोला है कि 2025 से 29 की अवधि में 70% संभावना है कि जो एवरेज टेम्परेचर है धरती का वो 1.5% बढ़ जाएगा। पेरिस में जो समझौता किया गया था वो टारगेट खतरे में आ चुका है। 2015 में हम पेरिस जलवायु समझौता किए थे कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन CO2 उत्सर्जन अभी भी बढ़ रहा है, जिससे ये टारगेट हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं। इस चीज़ को अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूचर के अनुमान ऐसे हैं कि 2025 से 29 के बीच में हर साल टेम्परेचर 1.2 से 1.9 डिग्री बढ़ते जाएगा। 80% चांस है कि इस अवधि में कम से भी कम एक साल 2024 से भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसका क्या असर पड़ेगा, हीट वेव, बाढ़, सूखा। हर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से मौसमी आपदा और भी ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक हो जाती है। बर्फ़ पिघलेगी कहाँ, जैसे कि ग्लेशियर है, समुद्री बर्फ़ है, आर्कटिक क्षेत्र में पिघलाव तेज़ हो जाएगा। समुद्र के लेवल में भी वृद्धि होने वाली है और इससे जो द्वीप है, आइलैंड है, तटीय शहर हैं वो खतरे में चले जाएंगे। मतलब विशेषज्ञ लोग ये बोल रहे हैं कि जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट हम लेकर के चले हैं ना, इसको आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा एमिट हो रहा है। 2030 तक ये सीमा पार हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल में 100% ये संभावना है कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री को पार कर जाएगा। मात्र 4 साल है। पीटर थॉर्न आयरलैंड के जलवायु विशेषज्ञ ने ये बात बोल दिया। मतलब इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़े से उपाय हैं जो कि असर को कम कर सकते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, गैस का यूज़ कम कर दिया जाए, सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, कार्बन टैक्स लगाइए, वनों की कटाई को रोकिए एंड ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए।